ठीक है जी। ओके सर। नो इट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अभी तक हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड चार्ज की, अब हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स चार्ज की, क्योंकि वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। वहां पे भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जिस किसी ने गुड्स रिसीव किए हैं उसने ही जीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो पे करनी है। तो यहां पर भी जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से ही उसको भी जीएसटी जमा कराना है विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जीएसटी तो पहुंचना ही है। अब सप्लायर ने नहीं कराना, अब रिसिपिएंट ने कराना है। तो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, एक तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। पहले वाला जो फॉरवर्ड चार्ज वाला था दैट वाज अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म as per section 12 subsection 3 of the CGST act is the earliest of the following 3 dates। इन तीनों डेट्स का जो अर्लीस्ट है वो माना जाता है। पहला क्या है, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय द रिसिपिएंट, जिस दिन गुड्स रिसीव कर लिए रिसिपिएंट। मींस एक दिन सप्लायर ने मूव करे, उसके बाद सेम डे ही हो सकता है रिसीव कर लिया, या हफ्ते बाद आ गए, या 3 दिन बाद आ गए, या 2 दिन आ गए बाद आ गए, डिपेंड करता है कहां से आ रहे हैं। सेकंड जो है अर्लीस्ट ऑफ द 3 है ना, तो सेकंड जो है द डेट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर। जिस दिन रिसिपिएंट ऑफ गुड्स ने सप्लायर को पेमेंट करी है वो वाली डेट जो है, इन दोनों डेट्स का कंपैरिजन करेंगे, जो भी अर्लियर डेट होएगी। अब इसमें तीसरी डेट और साथ में कंपेयर करनी है, व्हाट इट इज। हो सकता है गुड्स रिसीव ना हुए, हो सकता है अभी पेमेंट भी ना करी हो, पर गुड्स जो है वो क्या है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर। इनवॉइस ने सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दी है, सप्लायर ने इनवॉइस बना दी है, आपने अभी गुड्स रिसीव नहीं किए हैं, या आपने रिसीव करे गुड्स जो वो 32 डेज में रिसीव करे, मींस 32 दिन बाद रिसीव करे, पेमेंट अभी आपने करी नहीं है। तो इनवॉइस की जो मतलब जो इस केस में डेट होगी, सप्लाई की डेट होगी, दैट विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने के बाद 30वां दिन जो है आपका जो है वो डेट ऑफ जो है सप्लाई वो मान लिया जाएगा कि गुड्स हैव बीन सप्लाइड ऑन दिस डेट। Under the reverse charge mechanism, the recipient is responsible for paying the GST to the government instead of the supplier. The time of supplier is triggered by whichever of the 3 events mentioned above occur first. This ensures that the tax liability arises promptly। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैक्स लाइबिलिटी जो है वो इमीडिएट, जितनी जल्दी से जल्दी बना सको उतनी जल्दी बनाओ सरकार की जो है, ताकि टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, फटाफट टैक्स जमा कराओ, सरकार के पास जितनी जल्दी टैक्स आ जाए उतना अच्छा। शुभम शीघ्रम, उनका कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि जितना जल्दी आ जाए उतना शुभ है उनके लिए। और हम सबका भी यही ऑब्जेक्टिव है, अगर हम कुछ सेल करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा होना चाहिए कि जो सेल्स करी है उसकी पेमेंट रियलाइज हो क्विक एंड फास्ट। अब मतलब वही 3 डेट्स दोबारा मैं दोहरा रहा हूं। द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने वो गुड्स रिसीव किस दिन किए, पहली डेट वो हो गई। दूसरी डेट हो गई कि डेट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट किस दिन करी है। अगर सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दी गई है तो उसका मतलब हो गया कि गुड्स की अभी डिलीवरी लिए बिना ही मान लिया जाएगा कि दे हैव बीन सप्लाइड। एडवांस पेमेंट के ऊपर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। ठीक है जी। इन दोनों लाइनों में अगर पेमेंट टू सप्लायर पहले हो जाती है बिफोर द रिसीट ऑफ गुड्स, स्टिल द जीएसटी बिकम्स लायबल टू बी पेड। जैसे आपने अगर 28 सितंबर को पेमेंट कर दी और जो गुड्स रिसीव किए हैं वो 3 अक्टूबर को पे किए हैं, तो सितंबर की टैक्स लायबिलिटी में ही जीएसटी पे करना है, अक्टूबर की लायबिलिटी बनाने की वेट ही नहीं करनी है। द डेट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर इज अर्लियर देन द रिसीट ऑफ गुड्स। और तीसरा क्या है कि आपकी ये दोनों चीजें हुई ही नहीं, ना तो अभी आपको गुड्स रिसीव हुए हैं और ना ही अभी आपको पेमेंट टू सप्लायर हुआ है। तो 30 दिन बीत गए, आपका इनवॉइस आपके नाम पे बने हुए, तो इनवॉइस बनने के बाद 30वें दिन आपकी जीएसटी की लायबिलिटी ट्रिगर हो जाएगी, चाहे आपको गुड्स मिले हैं या नहीं मिले, चाहे आपने पेमेंट करी है या नहीं।
ठीक है जी, दिस एंश्योर्स दैट टैक्स लायबिलिटी अराइजेस प्रॉम्प्टली, जितनी जल्दी टैक्स लायबिलिटी आ जाए उतनी जल्दी सरकार के लिए अच्छा। The date of receipt of goods is often the first event, as the recipient is legally required to pay tax once they have taken the possession of the goods. The date of payment act as a trigger if the payment is made before the goods are received or before the 30-day period from the invoice date has passed. The date of payment as entered in the books of, अच्छा अब इसमें date of payment क्या मानी जाती है, ये पिछली बारी मैंने डिस्कस हल्का सा किया था बट बहुत डिटेल में नहीं करा था, फॉर द रीजन कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में खाली पेमेंट से जो है वो टैक्स लायबिलिटी अराइज ही नहीं होती है, सर्विसेज के केस में होती है, रिवर्स चार्ज के केस में भी होती है। तो रिवर्स चार्ज का जो पहला केस है इसको डिस्कस कर रहे हैं। द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। आप जब पेमेंट करेंगे तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री करोगे। क्या एंट्री करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? आप जो जिस किसी से सामान आपने खरीदा है उसको जो है डेबिट कर दोगे और क्रेडिट अपने बैंक अकाउंट को कर दोगे या क्रेडिट कैश को कर दोगे, यही एंट्री होएगी ना आपकी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या टू बैंक, तो यानी कि बुक्स में आपकी एंट्री हो गई। या फिर मींस एक तो ये तरीका है, दूसरा आप क्या करोगे, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट। आप जो है अपनी बुक्स में एंट्री करना भूल गए और आपने जो है वो बैंक का जो चेक है वो काट के जो है वो वेंडर को दे दिया था आपने कि ये ले भाई, ये 3 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, ये ले 3 लाख रुपए का चेक, और आपने ये चेक जो है वो 12 तारीख को दिया। 12 तारीख को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर लेनी चाहिए थी, आपने करी नहीं, भूल ही गए। अब 12 को भूल गए, 13 को भूल गए, 15 को भी भूल गए। आपको याद कब आना है, जब 31 तारीख को आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का टाइम आएगा, 31 को या अगले महीने की 3 या 4 तारीख को जब बीआरएस बना रहे होगे, तब आप देखोगे कि यार ये चेक दिया था, मेरा अकाउंट स्टेटमेंट में तो बैलेंस कम आ रहा है, मैं ज्यादा दिखाता हुआ घूम रहा हूं, तब आप फिर उसकी एंट्री जो है वो अगले महीने की 3 तारीख को करोगे। आप 3 तारीख को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे तो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी क्या अगले महीने की 3 तारीख को आएगी? नहीं, आपकी जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो कब आ रही है? इट इज द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर हैपन्स अर्लियर। आपके बैंक में जो डेबिट हो गया वो कौन सी तारीख को गया? 12 तारीख को आपने चेक फाड़ के दिया था, 13 तारीख को या 14 तारीख को आपकी बैंक की स्टेटमेंट में डेबिट एंट्री आ गई कि ये पैसे चेक क्लियर हो गया 3 लाख रुपए का। जैसे ही चेक क्लियर हुआ, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं करी थी, करते रहो जब तुम्हारा दिल करे, जीएसटी की लायबिलिटी बैंक स्टेटमेंट देखकर आ। ठीक है जी, डेट ऑफ पेमेंट क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। Very good. The 30-day rule serve as a final deadline. Even if the recipient hasn't received the goods or made a payment, the tax liability gets automatically triggered 30 days after the invoice date. 30 दिन बाद इनवॉइस के जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो ट्रिगर हो जाएगी। लायबिलिटी आप ही के नाम पे ट्रिगर हुई है, आप रिसिपिएंट हैं, चुपचाप जब जीएसटी जमा करा दो रिवर्स चार्ज के अंदर, नहीं तो फिर और नई नई लायबिलिटीज ट्रिगर हो जाएंगी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो आई होप दिस इज क्लियर। मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, रोज नई चीज सीखने को मिल रही है। अपने दिमाग में इसको जो है कंसोलिडेट भी करते जाओ। ठीक है, इसको कंसोलिडेट करते जाना। एग्जाम्पल के तौर पे जो है जो दी हुई है चीजें समझ लेते हैं, डेट्स मुझे बता दो, मैंने डेट्स इसमें लिखी नहीं हुई, मैं आपके बोलते बोलते इसको जो है लिखता जाऊंगा साथ में ही। सो let's consider a transaction where a registered buyer purchases a service from an unregistered supplier. Means let's consider a transaction where a registered buyer purchases a service from an unregistered supplier subject to reverse charge. reverse charge के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आनी है क्योंकि unregistered buyer ने बेची है और रजिस्टर्ड बायर ने परचेज करी है। इनवॉइस डेट जो थी वो 1 अक्टूबर थी। ये परचेज ए गुड्स है, यहाँ पे ये परचेज सर्विस गलत लिखा हुआ है, परचेज ए गुड्स करना है इसको हमें। ठीक है, तो परचेजेज ए गुड, परचेजेज
some goods from an unregistered supplier subject to reverse charge. Invoice date क्या है? 1 अक्टूबर 2024. डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या है? 15 अक्टूबर 2024 को गुड्स रिसीव हो गए हैं. पेमेंट की डेट है अपनी 10 नवंबर 2024. तो कंपेयरिंग दी 3 डेट्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या हुई बच्चे? यहाँ पे क्या डेट लिखूं? 15 अक्टूबर 15 2024. अक्टूबर 2024. वेरी गुड. डेट ऑफ पेमेंट क्या लिखूं यहाँ पे? 10 नवंबर 2024. 10 नवंबर 2024. डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट. यहाँ पे कौन सी डेट लिखूं? 1 नवंबर. 1 अक्टूबर. 31 अक्टूबर. 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट. महीना कर दिया आपने सीधा सीधा. 30 दिन का मतलब 30 दिन है, महीना नहीं है बच्चे. सर फर्स्ट उस दिन को काउंट करना है इनवॉइस डेट को. कर लो उसको, उसके बाद 30 दिन और जोड़ दिए तो 31 हो गई. ठीक है सर. अक्टूबर का महीना 31 का होता है ना? यस Yes, सर. sir. ठीक है ना? ये यहाँ पे जो है नो कलर, ये फर्स्ट 15 अक्टूबर हो गई. इस पे भी नो कलर कर दे तो ये 10 नवंबर हो गई. इस पे भी नो कलर कर दे तो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट. ये तो 1 नवंबर, या तुम सही कह रहे थे, ठीक है. इट इज 1 नवंबर 2024. डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट. कायदे से तो 31 ही होनी चाहिए यार. 1 और 30 31 होते हैं. चलो ठीक है, इसको मतलब 1 नवंबर मान लो या 30 अक्टूबर मान लो, एक बात है, ठीक है फिलहाल. बट मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर ही बनते हैं. Then the earliest of the 3 dates is 15th October to 2024. तो 15 अक्टूबर जो है वो डेट हो गई. Therefore the time of supply of this transaction is 15th October 2024. 15 अक्टूबर जो है that will be the date when this transaction should be done. तो यहाँ जो है ये it should be, मैं इसे चेंज कर लूंगा, बट ये मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर ही बनती है. 1 और 30 31. Where it is not possible to determine the time of supply as per aforesaid rule, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient of supply. जहां पर जो है where it is not possible to determine the time of supply as per aforesaid rule, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient. जब जो recipient ने जो है सप्लाई की डेट दिखाएगा कि हाँ जी इस दिन सप्लाई हुई है, वही रिसिपिएंट की जो है वो सप्लाई की डेट मानी जाएगी. अब कोई ऐसा मतलब पता चले कि आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको इनवॉइस की डेट ही नहीं पता चल पा रही है कि क्या है, तो जिस दिन आपने रिसीव कर ली है सप्लाई उसी दिन मान ली जाएगी कि हाँ जी यही है आपकी. ये एक्सट्रीम एक्सेप्शंस के लिए है, नॉर्मल एग्जांपल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है ये. प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 इज नॉट अवेलेबल. ये 66/2017 क्या था? जो आपका जीएसटी मतलब ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट डेट गुड्स के अंदर नहीं लगता है, वो रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. रिवर्स चार्ज में पेमेंट डेट जो है वो अपना रोल जो है वो पूरी तरह निभाएगी. अगर फॉरवर्ड चार्ज होता तो वहां हम पेमेंट एडवांस पेमेंट को इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं. यहां जब रिवर्स चार्ज है तो यहां अगर हमने कोई भी एडवांस पेमेंट करी है फॉर एनी गुड्स विच आर सपोज टू कम, दे कम और दे डोंट कम, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसके ऊपर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा. कोई भी एडवांस पेमेंट आप करते हैं, इट इज फॉर एन आइडेंटिफाइड गुड्स की इस गुड्स के लिए ऊपर है जिसके लिए हमने ऑलरेडी जीएसटी क्या कहते हैं, जीएसटी का रेट हमें मालूम है, आप जीएसटी जमा कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट ओनली. पता चला कि आपने सीमेंट खरीदने के लिए एडवांस दे दिया टू द अनरजिस्टर्ड बायर, अनरजिस्टर्ड सेलर, आप रजिस्टर्ड बायर है, आपने अनरजिस्टर्ड सेलर को जो है 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया कि मुझे सीमेंट भेज दियो.
आपको उस 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी जो है वो जमा कराना है। सीमेंट आ गया तो भी जमा कराना है, सीमेंट नहीं आया तो भी जिस महीने आपने एडवांस पेमेंट करी है उस महीने की जब जीएसटी लायबिलिटी जमा होएगी तो आपको जीएसटी जमा कराना है। एनी डाउट्स हियर? क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड। अच्छा, एक बड़ा डिफरेंट तरह का सेल होता है जो होती है आपकी सप्लाई इन केस ऑफ वोचर्स। आपको जो है वो फ्री के वोचर्स दे दिए जाते हैं, या फ्री के वोचर्स ना देके आपको वोचर्स बेच ही दिए जाते हैं। कई तरह के जो है वो सेल की जाती है। मीन्स जैसे पता चला कि आप जो है मे बी यू आर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सम कंपनी। आप मान लीजिए कि ट्रक के टायर बेचते हो, ट्रक टायर डीलर हो, और आपको एक स्कीम बना के दी एमआरएफ ने कि जो इस महीने 100 टायर खरीदेगा मेरे से, डीलर तो खरीदते ही है ना आगे कस्टमर को बेचने के लिए, तो डीलर के लिए स्कीम आई कि जो 100 ट्रक टायर खरीदेगा उसको 100 ट्रक टायर खरीदने के ऊपर मैं जो है वो 2 ग्राम सोने का सिक्का खरीदने के लिए एक कूपन जो है वो फ्री में दे दूंगा। एमआरएफ कह रही है कि जो मेरे से 100 टायर खरीदेगा इस महीने मींस अगस्त के महीने में जो 100 टायर खरीद लेगा उसको 2 ग्राम सिक्का खरीदने के लिए जो है तानिष्क का 2 ग्राम सोने का सिक्का खरीदने के लिए जो है एक वोचर मिल जाएगा। वो 2 ग्राम का सिक्का किसी भी तानिष्क की दुकान पे जाए और वहां से 2 ग्राम का सिक्का ले आए, ये कागज का टुकड़ा जो उसे वोचर कहते हैं वो देगा। ठीक है जी। तो इट इज बेसिकली स्पेसिफिक सप्लाई आइडेंटिफाइड वाला वोचर, जहां पर बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया कि जो सोने का सिक्का है वो लेना है, मिलेगा 2 ग्राम का मिलेगा, और कहां से मिलेगा, तानिष्क की दुकान से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तो बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया कि क्या खरीदना है, किस दुकान से खरीदना है और क्या आइटम खरीदनी है, इस वोचर के अगेंस्ट आपने लेनी है। तो जिस दिन आपको वोचर इशू किया जाएगा, यू आर बेसिकली ए कस्टमर फॉर एमआरएफ। एमआरएफ आपके लिए जो एमआरएफ जो है वो एमआरएफ जो है वो आपको जो है वो वाउचर दे रहा है। MRF is giving that voucher to you and it is very clearly being given कि आइडेंटिफाई करते हुए कि आप जो है ये सिक्का जब दे ये वोचर किसी को दे दोगे तो अल्टीमेटली सेल जो है वो तानिष्क की हो ही जाएगी। तो यहां पर जो व्हेन द सप्लाई अगेंस्ट द वोचर इज इशूड is identifiable at that point. The time of supply is the date of issue of the voucher. जिस दिन वो वोचर इशू किया है, जब भी आपको वो वोचर इशू हुआ है, तो जिसके पास ये वोचर एन कैश होना है उसकी जीएसटी की लायबिलिटी इमीडिएट आ जाएगी। इस केस में दिस इंस्टेंट केस, ये वाला जो केस है, यहां पर वोचर किसका इशू हुआ है, वोचर जो इशू हुआ है दैट हैज बीन इशूड ऑफ तानिष्क का वोचर इशू हुआ है, तो तानिष्क की सेल पक्की हो गई। तानिष्क के अलावा और तो किसी की सेल हो नहीं सकती इस वोचर पे। ये इशू जो है आपको वोचर पंजाब में हुआ तो पंजाब में तानिष्क की सेल पक्की हो गई कि भैया कहीं पे भी पंजाब में जो है वो जाके इस वोचर को जो है आप दुकान पे दो और तानिष्क की जो है वो सेल हो जाएगी। और होनी क्या है, आइडेंटिफाइड सिक्का है, 2 ग्राम का सिक्का है जिसकी सेल होनी है, बस और कुछ नहीं सेल हो सकता इसके अगेंस्ट में। तो ये जिस दिन वोचर इशू करा, तानिष्क ने ये वोचर एमआरएफ को दिए होंगे कि ले भाई अपने डीलरों को दे दियो, यानी कि तानिष्क ने जो है वो फ्री में तो इशू किए नहीं होंगे, एमआरएफ ने जो है इस वोचर को देने के लिए उनसे एडवांस में पेमेंट ले ली होगी। ये 2 ग्राम का जो सिक्का है वो हो सकता है कि नॉर्मल मार्केट में जो है उसकी कीमत जो है वो दैट वुड बी 24,000 रुपीज, 24,000 रुपए का सिक्का हो। एमआरएफ के उसने कहा कि एक साथ इतने सारे खरीद रहे हैं तो मैं 22,000 रुपए में दे देता हूं इनको, तो वो सिक्का 22,000 रुपए में, मतलब वो जो वोचर है
एमआरएफ को उन्होंने 22,000 रुपए में दे दिया हो कि ये लो तुम 22,000 में ले जाओ और 100 सिक्के 100 वोचर्स ले जाओ, तो 100 वोचर्स जैसे ही उन्होंने एमआरएफ को इशू किए होंगे तो इमीडिएट इट इज एज गुड एज सेल ऑफ गोल्ड, क्योंकि जिस किसी को वो वोचर देंगे वो क्या करेगा, सबसे पहला काम यही करेगा कि चल भाई सोना ले आए 2 ग्राम मिलने। अगर आपको 2 ग्राम सोने का कोई वोचर दे तो क्या करोगे आप, उसी दिन जाके वोचर ले आओगे। मींस अगर जैसे आज दिया है तो आज नहीं जाओगे कल ले आओगे, कल सुबह किसी ने दिया तो शाम को ही ले आओगे। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ओनली इज गोइंग टू हैपन। यस और नो, एग्रीड और डिसएग्रीड? Yes, sir. एग्रीड। एग्रीड। तो आपकी वो जो सेल है वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाएगी, अगर प्रोडक्ट क्लियरली आइडेंटिफाइएबल है। मींस ये प्रोडक्ट का सिक्का है, फलानी दुकान है और हमने जाकर लेकर आना है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वोचर व्हेन द सप्लाई अगेंस्ट व्हिच द वोचर इज इशूड आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इशू ऑफ द वोचर। जिस दिन वो वोचर इशू किया गया है उसी दिन सेल मान ली जाएगी, वही टाइम ऑफ सप्लाई है। हाँ, अगर दूसरा केस जो है वहां पर जहां पर स्पेसिफिक सप्लाई नहीं है, पता नहीं है कि सप्लाई किस चीज की है, स्पेसिफिक सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइड। एग्जांपल क्या है, आपको कोई गिफ्ट कार्ड दे गया जी, अ गिफ्ट कार्ड फॉर मल्टी ब्रांड क्लोथिंग स्टोर, एक फैशन प्लेनेट करके दुकान है, फैशन प्लेनेट का जो है वो आपको एक वोचर दे गया कि ये वोचर है, ये 2,000 रुपए का वोचर है, इन 2,000 के वोचर से आप पैंट खरीदो, शर्ट खरीदो, बेल्ट खरीदो, जो मर्जी खरीदो, तुम्हारी मर्जी है। तुम 10,000 का सामान खरीदो तो 8,000 देना है, तुम 2,000 रुपए का सामान खरीदो तो कुछ नहीं देना है, 0। इस टाइप से आपको एक वोचर देगा जहां बहुत सारी चीजें अनआइडेंटिफाइबल है। यहां ये आपको देगा कि ये फलाने मॉल में चलता है जी, इस मॉल के अंदर मींस आपके घर के जो आपकी मार्केट है उस मार्केट में ये किसी भी दुकान पे चल जाएगा और इसकी कीमत जो है वो 5,000 रुपए है। आपका दिल करे इससे जो है वो फायर क्रैकर्स खरीद लो, आपका दिल करे इससे मिठाई खरीद लो, आपका दिल करे इससे कपड़े खरीद लो। जो इसमें जो है चंडीगढ़ की सेक्टर 18 वाली जो मार्केट है, सेक्टर 18 की मार्केट में ये सब जगह चलेगा। अब जो है दिस इज बेसिकली स्पेसिफिक सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइड, when the supply against which the voucher issued is not identifiable at this time of issue, the time of supply is the date of redemption of the voucher। अब जो टाइम ऑफ सप्लाई कब होएगी, जिस दिन ये वोचर देकर आप जोन सा सामान आपको चाहिए खरीद के लाओगे, जब वो सामान आप ले लोगे उस दिन मानी जाएगी सेल, उस दिन जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो शुरुआत होएगी, उस दिन की उस महीने की जीएसटी की लायबिलिटी में ये लायबिलिटी आएगी। पहले वाले केस में क्या था, जब वोचर जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल था किस दुकान का है और किस आइटम के लिए है, तो जिस दिन वोचर इशू हुआ था वही टाइम ऑफ लायबिलिटी था, मींस वही जो है दैट वाज टाइम ऑफ सप्लाई लीडिंग टू लायबिलिटी। और यहां पर जब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन आपने जो है अपनी सप्लाईज ले ली, जिस चीज की सप्लाई लोगे उस दिन आपकी जीएसटी एप्लीकेबल तब हुई। A gift card for a multi-brand clothing store, the goods to be supplied are not known until the customer uses the gift card to purchase an item, therefore the GST is applied only when the customer redeems the voucher। जब कस्टमर जो है वो वोचर रिडीम करेगा उस दिन जो है it will be considered as कि हाँ now it is the time of supply that has come, जीएसटी की लायबिलिटी आज शुरू हो गई। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेजिडुअल केसेस, रेजिडुअल केसेस मींस और बचे हुए केस क्या हो सकते हैं, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर एनी ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, मींस जिस दिन भी डेट फाइल करनी है उस दिन आपने देखना है कि अच्छा ये सेल करी, ये कोई सप्लाई हुई है, ठीक है उसमें सप्लाई में कर दो कि ये हो गया जी, ये भी इसको भी सप्लाई मान लेते हैं। इन एनी अदर केस जिस दिन आपने टैक्स पे किया, द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, जब कभी आपने टैक्स पे किया उसकी वो डेट मान लो। ये लास्ट रिजॉर्ट वाली चीजें हैं। आपको पहले कुछ नहीं समझ में आया, आपको फाइनली समझ में आया कि यार रिटर्न भरी है, इसमें हम दिखा रहे हैं कि सेल जो है 10 लाख रुपए की करी है,
इसमें 2 लाख रुपए की और सेल ऐड कर दी है हमने, तो 2 लाख की सेल पहले जो केसेस 5 3 4 5 पड़े हैं उसमें तो थी नहीं, अब 12 लाख की कर रहे हैं, तो इस 2 लाख के ऊपर जो 2 लाख की सेल है इसके ऊपर भी जीएसटी जमा कराओ, बस इतना सा वो कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा कि ये 2 लाख रुपए की भी सेल जो है वो जमा करा दो। बट दिस इज द रेजिडुअल केस, ये अपने आप में जो लॉ पूरा करने के लिए किया गया है, ज्यादा खास जरूरत नहीं है इसे याद करें। द टाइम of supply in case of enhancement in value on account of interest, this is very important। ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली भी जरूरत है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, ये जो है दिस टर्न्स अप टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है वो गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के, और साथ में जो है जो कस्टमर था, कस्टमर को कहा कि तेरे को पेमेंट करने की डेट जो है वो 60 डेज है, अगर तूने 60 दिन में पेमेंट नहीं करी, एक 61st डे भी तूने पेमेंट करी अगर, तो इस लाख रुपए के ऊपर जो है वो 3,000 रुपए ब्याज लगेगा। अगर तूने 2 महीने मीन 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो लाख रुपए के लाख रुपए दे जाइयो, बट अगर तूने तीसरे महीने पेमेंट करी, 61वें दिन पेमेंट करी, 70वें दिन पेमेंट करी, 90th डे पेमेंट करी, इनमें से किसी भी हिसाब से पेमेंट करी, तो मैं 1 लाख रुपए नहीं लूंगा तेरे से, मैं तेरे से 1,03,000 रुपए लूंगा। इंस्टेड ऑफ 1 लाख आई विल चार्ज 3,000 एक्स्ट्रा फ्रॉम यू। It can be in form of interest, it can be in form of late fees, it can be in form of penalty for delayed payment, किसी भी तरह से हो सकती है ये पेमेंट जो है। तो अब जो है जीएसटी की लायबिलिटी क्या बनेगी, सवाल ये आ जाता है। तो पहले लाख मींस टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 1 लाख रुपए के ऊपर जो है पहला जो लाख रुपए का सामान बेचा था उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो दैट जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो आपकी इनवॉइस डेट होती थी या जो आपकी सप्लाई डेट होती थी उस हिसाब से ही होगा, एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, जो पहला लाख रुपए है। इसके बाद 3,000 रुपए, 3,000 हो, 5,000 हो, 4,000 रुपए हो, किसी भी तरह का इंटरेस्ट, पेनल्टी या डिलेड पेमेंट का जो है लेट फीस वो ट्रिगर हो गई। तो जब वो ट्रिगर होएगी, जैसे आपने जो इनवॉइस जब बनाई थी, वो इनवॉइस बनाई थी आपने जुलाई के महीने में, that was made in the month of say that was done in the month of date of 10th जुलाई, 10 जुलाई को आपने इनवॉइसिंग करी थी, 10 जुलाई को आपने इनवॉइसिंग करी थी, इसकी पेमेंट जो है वो कायदे से आ जानी चाहिए थी 10 अगस्त, 10 अगस्त और 10 अगस्त 10 सितंबर, तो इसकी पेमेंट जो है वो 10th सितंबर या 9th सितंबर को 60 डेज पूरे हो गए थे, 9 सितंबर को इसकी पेमेंट आ जानी चाहिए थी। अब पेमेंट आई है 9 सितंबर की जगह 30 सितंबर को, इसने 30 मतलब 21 दिन पेमेंट लेट कर दी, 21 दिन पेमेंट लेट करी तो इसने पेमेंट कितनी करनी है, 1,03,000 रुपए। 3,000 रुपए के ऊपर जो है वो जीएसटी की लायबिलिटी ट्रिगर हो जाएगी सितंबर के महीने में। इन सितंबर में मान लिया जाएगा कि सितंबर इज द टाइम ऑफ the time of supply to the extent it relates to addition in the value of supply by way of interest, late fee, penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value। सप्लायर को एडिशनल वैल्यू कौन से महीने में मिली, सितंबर के महीने में। सप्लायर को जो प्राइम वैल्यू थी, जो गुड्स की वैल्यू थी, उसकी सप्लायर को जो जुलाई में थी वो तो लाख रुपए की वैल्यू टाइम ऑफ सप्लाई जुलाई ही था, 3,000 रुपए सप्लायर को जो है वो सितंबर में मिल रहे हैं, तो वो 3,000 रुपए के ऊपर जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो सितंबर के महीने की लायबिलिटी में काउंट होगी। सितंबर का जीएसटी अक्टूबर में जमा होना है, तो अक्टूबर में वो जीएसटी जमा करा जाएगा फॉर और ऑन ₹3,000। 3,000 रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी अक्टूबर के महीने में जमा होगी, उसकी जीएसटी की लायबिलिटी टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, सितंबर। बीच में कुछ कोई स्टूडेंट बोलना चाह रहा था, फील फ्री बोलो। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही थी। अभी ठीक आ रही है, ये पॉइंट समझ में आया, मैं रिपीट करूं।
हेलो, कर दो एक बार। अगर सर कुछ रिपीट कीजिए। time of supply in case of enhancement in value of on account of interest, late fee etc. मीन्स अगर आपको लेट फीस या इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ा अपनी पेमेंट के ऊपर, जैसे आपकी पेमेंट जो थी वो 1 लाख रुपए की ड्यू थी, आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट जो जमा कराने में टाइम लगा दिया सप्लायर को, अब वो कह रहा है कि मैं 1 लाख की जगह 1,03,000 लूंगा, जो कंट्रैक्चुअल है, हमने एग्री करा हुआ है कि आपने 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो 1 लाख की जगह आप 1,03,000 देंगे। तो 1 लाख रुपए के ऊपर तो पहले जो जीएसटी की लाइबिलिटी थी वो जुलाई में ट्रिगर हो चुकी है, वो जमा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये 3,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं सप्लायर को, ये 3,000 रुपए इंटरेस्ट के हैं, ये एक नई सप्लाई मानी जाएगी। ये इंटरेस्ट की जो है ये नई सप्लाई है, नई सप्लाई, नया जीएसटी। इस 3,000 रुपए के ऊपर जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो सितंबर के महीने की मानी जाएगी। सितंबर का जीएसटी जो है हमने अक्टूबर में जमा कराना है, तो इस 3,000 रुपए के ऊपर सप्लायर जीएसटी देगा और बकायदा देगा, मगर सितंबर की लायबिलिटी मानते हुए अक्टूबर में देगा, जुलाई में इसका कोई लेना देना। The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty or delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value. जिस दिन वो additional value मिल गई उस दिन उसकी जीएसटी की लायबिलिटी ट्रिगर होएगी। That will basically be the time of supply. ठीक है जी, चलें आगे। पढ़ लो एक बार 12 सबसेक्शन 6। सर हाँ जी, सर बुक में सेक्शन 13 है ये। 13 कर लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं। 13 होना नहीं Okay. चाहिए बच्चे, ये 13 जो है दैट इज बेसिकली सर्विसेज रिलेटेड, ये 12 सबसेक्शन 6 ही होना चाहिए। बुक में है तो भूल जाओ, ना 12 याद करो ना 13 याद करो, इग्नोर मार। ओके सर। मैंने कहा था ना आपको कि सेक्शन वेक्शन याद नहीं रखने हैं, इग्नोर करो। 13 सेक्शन जो है दैट इज बेसिकली फॉर योर फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज, बट आपने ये पॉइंट मेरे दिमाग में डाला है तो मैं इसको काउंटर चेक करके आपको सेक्शन क्लियर कर दूंगा। आप कोई भी एम्बिगुअस सेक्शन याद नहीं करेंगे, सेक्शन ठीक लिखने का किसी ने 1 नंबर एक्स्ट्रा नहीं देना, गलत लिखने के काट लेने हैं, याद रख। ओके सर। सेक्शन 13 इन द बुक। सर जब हाँ जी बोलो बेटा। सर जब बायर पे पेनल्टी पड़ेगी, जब वो इंटरेस्ट देगा एक्स्ट्रा, तो सर वो भी इंक्लूड होगा जीएसटी में? हाँ जी बेटा, वो जीएसटी में इंक्लूड होगा बकायदा। ओके सर। उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई से ही उसकी जीएसटी की लायबिलिटी निकलनी है ना। उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है जब वो दे देगा तब बने, जब जिस महीने वो देगा। ओके सर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 पढ़ा था, ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो है ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए आ गया। अब यहां पर एक स्लाइड हमने इसके ऊपर पहले पढ़ी हुई है, इसलिए इसको हम क्विकली फास्टली खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एक आधा पॉइंट जो है वो मेन जो है बताना है, बाकी रिपीट ही करना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसको, इससे रिलेटेड स्लाइड पढ़ी थी ताकि आप बुक पढ़ के कंफ्यूज ना हो जाओ। The time of supply of services under the forward charge mechanism is governed by section 13 subsection 2 of CGST Act. The time of supply is the earliest of the following dates. यहाँ 3 डेट्स आ गई है। गुड्स के केस में हमने 2 डेट्स पढ़ी थी, तीसरी इररेलेवेंट थी, नॉट रेलेवेंट थी, तो हमने पढ़ा ही नहीं था उसको। यहाँ पर 3 डेट्स क्या हैं? द डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर, जब वो वाली डेट जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू करी। दूसरी डेट द डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, जब सब सर्विसेज प्रोवाइड की गई, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। अब यहां पर एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है। प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट क्या है? वो 30 डेज वाली।
the prescribed time limit for issuing an invoice for services is 30 days from the date of completion of service. जब आपने सर्विस प्रोवाइड करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस जो है वो इशू करनी है। अब अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस नहीं इशू करी है तो जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी वही मान ली जाएगी। ठीक है जी, यही चीज हमने गुड्स वाले केस में भी पढ़ी थी। वहां पर जो है प्रोविजन, वहां पर जो आपकी लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होता था कि 30, जब आपने गुड्स सप्लाई कर दिए उसी दिन इनवॉइस बन जानी चाहिए, सेम डे। गुड्स सप्लाई करने के बाद इनवॉइस बनाने का कोई मतलब नहीं है। हमने गुड्स डिलीवर करने वाली डेट को फाइनल डेट मान लिया था। यहां सर्विसेज के केस में जो है आपको 30 दिन का ग्रेस दिया गया है। आपने सर्विसेज डिलीवर कर दी, 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दो। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करी, आपने 40th डे में जाके इनवॉइस करी है, मींस 30 की जगह 40 दिन बाद इनवॉइस करी है, तो अब आपकी जो तारीख है वो 40 दिन पहले वाली मान ली जाएगी। द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विस विल बी कंसिडर्ड एंड इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर इशूइंग एन इनवॉइस फॉर सर्विसेज इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। और यहां पर एक एक्सेप्शन और है कि अगर सर्विसेज जो हैं दे रिलेट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस लिमिट इज एक्सटेंडेड टू 45 डेज। मींस ये 30 दिन सादी सर्विसेज के लिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज है तो वो 45 दिन, वहां 30 दिन नहीं, वहां 45 दिन। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट। और तीसरा Yes, इस केस में है द रिसीट ऑफ पेमेंट, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो इन तीनों डेट्स में जो भी अर्लीस्ट डेट होएगी, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, अगर 30 दिन के अंदर भी इनवॉइस या 45 दिन के अंदर भी इनवॉइस इशू नहीं हुई है, और तीसरा जो है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, अगर एडवांस पेमेंट कर दी है उस केस में तो डेट ऑफ पेमेंट ही ली जाएगी। इन तीनों में से जोन सी भी अर्लीस्ट डेट होएगी दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी, अब जो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी जमा करा दो। इसके बेसिस पे मींस ये अगर आपकी 30 सितंबर है तो सितंबर के महीने का जीएसटी इमीडिएट जमा करा दीजिए। अक्टूबर सिर पे आ गया है, अक्टूबर के अंदर आप जमा। ये जो रूल्स अप्लाई होने हैं ये मैंने समझा दिए आपको, एक बार हल्का सा पढ़ लो। किसी को मेरी बात ना समझ में आई हो सकता है ये चीज पढ़ के समझ में आ जाए। जिसको आ गई है वेल एंड गुड, वो एक थोड़ा सा लंबा सा सांस ले, आराम करे। 1 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा बचा हुआ काम शुरू करते हैं। चलें जी, शुरू करें आगे। सर बोलो। हेलो। चले। यस सर। रिसीट ऑफ पेमेंट डेट जो है वो सिंपल है हमारी, वही पहले वाली, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द सप्लायर्स बुक्स ऑफ अकाउंट, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू सप्लायर्स बैंक अकाउंट। मींस अगर सप्लायर, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड, जब सप्लायर ने बुक्स में एंट्री कर ली उसकी, तब अगर बुक्स में एंट्री नहीं करी, सीधा बैंक में चेक जमा करा दिया था, या अपनी बुक्स में एंट्री करनी भूल गया, बीआरएस के बेसिस पे करेगा, बीआरएस क्या, बैंक रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट के बेसिस पे करेगा, तो जब उसके बैंक में जो है वो क्रेडिट हो गया, वही आपकी डेट ऑफ रिसीट मानी जाएगी। द अर्लीस्ट ऑफ द रूल एंश्योर्स दैट जीएसटी इज, वही दोबारा वही कहानी, शुभम शीघ्रम, जितनी जल्दी हो जाए उतना शुभ है। ठीक है जी, इस जो पीछे केस पड़ा है इसको समझते हैं एक इलस्ट्रेशन की तरह, और आज का दिन जो है वो खत्म करते हैं ऑन विद फ्लाइंग कलर्स, कॉन्फिडेंस के साथ, और परसों जो है दोबारा मिलेंगे। लेट्स कंसीडर ए कंपनी वेबटेक सॉल्यूशंस। वेबटेक सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है,
which provides website development services. ये websites बनाती है. The